शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में नमाज के बाद हिंसा और उपद्रव हुआ। हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर जो सवाल परेशान करता है वो ये कि अचानक हजारों की भीड़ पत्थर फेंकना आखिर कैसे शुरू कर देती है। ऐसा क्या होता है कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के समझाने और अपील करने के बावजूद स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। दरअसल ये उपद्रव सिर्फ किसी विवाद की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये हिंसा की साजिश का हिस्सा होती है और हिंसा का प्लेटफॉर्म बनने का काम करता है व्हाट्सएप। भारत की बात में आज देखिए हिंसा के नए हथियार का व्हाट्सएप पर हमारी ये रिपोर्ट। आपको सड़क पर चलकर बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और ये पथराव किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है। पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए लगातार पथराव किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पीटा भी गया, पत्थर भी चला है, वहाँ पर गोली भी चला है। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लांट है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। तो पूरा अटाला इलाके के जो भी सड़कें हैं इसी तरीके से आपको पत्थरबाजी से पटी हुई नजर आ रही होगी। अगर प्लानिंग ना होती तो हिंसा की बारिश करने वाले ये पत्थर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैसे जमा हो जाते हैं। बिना फुल प्रूफ प्लानिंग के हजारों लोगों की भीड़ कानून तोड़ने के अंजाम से बेखौफ कैसे सारी हदें लांघ जाती है। तारीख थी 10 जून, दिन था शुक्रवार। लेकिन देश के उत्तर में प्रयागराज से लेकर पूरब में रांची तक हिंसा का तांडव होता रहा। पत्थरबाज उपद्रव मचाते रहे और पुलिस को ही अपना निशाना बनाते रहे। दोनों शहरों में उठती आग की लपटें बता रही थी कि शहर की शांति जल रही है। रांची में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 11,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि प्रयागराज हिंसा को लेकर 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हैरान करती है ना ये बात कि जो भीड़ मस्जिदों के भीतर इबादत के लिए जाती है वो नमाज खत्म होते ही उपद्रव मचाना कैसे शुरू कर देती है। इस सवाल का जवाब है हिंसा का वो नया हथियार जो साजिश रचने और उसके अंजाम तक पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हिंसा के उस नए हथियार का नाम है व्हाट्सएप। कानपुर से लेकर प्रयागराज और रांची तक हिंसा को अंजाम तक पहुंचाने में व्हाट्सएप के हथियार का इस्तेमाल कैसे हुआ वो समझिए। तस्वीरें प्रयागराज के अटाला इलाके की हैं, जहां 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भीषण उपद्रव हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि इलाके की हर छोटी बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी जुटे थे। नमाज के बाद भी भीड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसमें कई नए चेहरे भी शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा में भाड़े पर बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के खुल्दाबाद के एक पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में बाइक सवार पहुंचे थे। इन बाइक सवारों के साथ इलाके का हिस्ट्री शीटर भी मौजूद था। बवाल के लिए फंडिंग होने की जानकारी भी सामने आ रही है।
जांच एजेंसी लगभग 225 खातों को खंगाल रही है और जानकारी के मुताबिक युवा और किशोरों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए गए थे। पैसों के साथ साथ गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भी भरवाया गया था। प्रयागराज में हिंसा वाले दिन भी हमने आपको दिखाया था कि पत्थर फेंकने वाली भीड़ में ज्यादातर किशोर और बच्चे तक शामिल थे। जो तस्वीरें ये देखने में आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है। जो एक तो बहुत छोटा बच्चा है जो शायद 8 साल 9 साल की उम्र का होगा, वो आगे आकर के पथराव कर रहा है, उसे शायद इसका अंजाम भी नहीं पता होगा। और ये छोटे छोटे बच्चे लगातार पथराव कर रहे हैं। लोग गलियों के बाहर चले आए हैं। जिनको उकसाया गया, नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे, लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी होंगी। ये तो हुई प्रयागराज हिंसा को साजिश बताने वाले तारों की बात, लेकिन इस साजिश को खड़ा करने में व्हाट्सएप ने कैसे भूमिका निभाई, अब जरा उस पर गौर फरमाते हैं। प्रयागराज हिंसा और व्हाट्सएप की कड़ी के तौर पर जावेद पंप का नाम सामने आ रहा है। जावेद पंप को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जावेद पंप वो शख्स है जिनका घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। को गली को खाली कराए जाने की प्रक्रिया है, वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, इस इलाके को लोग खाली कर दें। और देखिए यहाँ पर बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। और देखिए ये बुलडोजर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी रह गई है और किसी भी वक्त पहला जो है वार किया जा सकता है मकान पर। और देखिए ये बुलडोजर उठ गया और ये पहला वार भी हो गया है। 11 जून को जावेद पंप की गिरफ्तारी हुई थी और 12 जून को प्रयागराज प्रशासन ने जावेद पंप के करीब 5 करोड़ की कीमत वाले बेहद आलीशान 2 मंजिला मकान को मलबा बना दिया था। हालांकि इस घर को लेकर भी विवाद है कि घर जावेद का नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है। विवाद की पूरी कहानी विस्तार से हमने आपको सोमवार को भारत की बात में दिखाई थी, लेकिन फिलहाल चर्चा प्रयागराज हिंसा में व्हाट्सएप कनेक्शन की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हवाले से जो बात कही जा रही है वो ये कि प्रयागराज के करेली के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद पंप ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विरोध की साजिश रची थी। 10 जून को बाजार बंद करने का ऐलान करवाया। विरोध के समर्थन में लोगों ने जुमे के दिन बाजार बंद रखे और पुलिस पर हमला करना इसी साजिश का हिस्सा था। और हिंसा की व्हाट्सएप वाली साजिश के ऐसे सबूत रांची में भी मिले हैं। ईटा भी गया, पत्थर भी चला है, वहाँ पर गोली भी चला है। उपद्रवियों ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। रांची को हिंसा की आग में जलाने के पीछे गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम सामने आया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसका नाम आपने अनुराग कश्यप की बेहद मशहूर फिल्म के लिए सुना है। जनाब, अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा और यहाँ के मंत्री श्री रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से नाच नचाएंगे। हजरात 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 सलाम। आगे से रोकिए इन लोग को। लेकिन यहाँ रील नहीं, रियल लाइफ में वासेपुर गैंग की एंट्री हुई है। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर।
गली से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। रांची की हिंसा को लेकर पुलिस की जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है। जानकारी मिली है कि वासेपुर गैंग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 10 जून को विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाई गई थी और जो भीड़ रांची में जुटी उसने क्या किया ये पूरे देश ने देखा। यहाँ पे पूरा काउंटर को पलट दिया गया है, तोड़ दिया गया है उपद्रवियों के द्वारा। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के सामने प्रसाद बिकता है, नारियल बिकता है, श्रद्धालु इसको लेके अंदर डालते हैं, लेकिन इसको भी तोड़ फोड़ दिया गया, पलट दिया गया। प्रसाद का दुकान हमारे ये सब है, लूटपाट कर रही है। लोग आए थे, पूरा प्रसाद गिरा दिए हैं, ये लोग तोड़ फोड़ कर पूरा किए हैं। 10 जून यानी शुक्रवार के दिन रांची में भी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। रांची हिंसा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से करीब 1 दर्जन लोग एक हफ्ते पहले ही रांची पहुंच गए थे, जो मुस्लिम युवाओं को प्रदर्शन करने और हिंसा करने के लिए उकसा रहे थे। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से आए लोगों ने ही गलत तरीके से मन में सांप्रदायिकता का जहर घोला, जिसका असर शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा के तौर पर दिखाई दिया था। रोड में पीछे एकरा मस्जिद है, वहाँ से जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। इस्लाम जिंदाबाद, नुपुर शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। गलियों में 80 से 90, 20 से 25 साल के युवा मुस्लिम खड़े थे, नकाब पहनकर, चेहरे पर रुमाल बांधकर उस भीड़ में शामिल हो गए। जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ हो लिए। जो उसका जो प्रदर्शन है वो हिंसा में तब्दील हो गया। इस सबसे साफ दिख रहा है कि ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, पहले से ये इसकी प्लानिंग जो है की गई थी। वहीं इसमें ये भी बात सामने आ रहा है कि सहारनपुर से कुछ लोग एक हफ्ता पहले यहाँ पे आए थे, यहाँ पे युवा मुस्लिम को वो भड़का रहे थे धर्म के नाम पर। रांची पुलिस सहारनपुर से आए लोगों की पहचान में जुटी है और इतना ही नहीं, यूपी से हिंसा को लेकर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। 12 लोग आए थे। अभी मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। यूपी से शायद टेरर फंडिंग हुआ है। नहीं, ऐसा अभी कोई क्लू नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अभी मेरा इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक बार इन्वेस्टिगेशन मेरा हो जाए तब बता पाएंगे कुछ। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर सबसे पहले हिंसा 3 जून को यूपी के कानपुर शहर में हुई थी। यहाँ भी हिंसा का वही फॉर्मूला अपनाया गया था। दोपहर तक बिल्कुल शांति थी। नमाज का वक्त हुआ, नमाजी मस्जिद में नमाज अता करने पहुंचे, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलने के बाद कानपुर की नई सड़क की तस्वीर बदल चुकी थी। अचानक से लोग नमाज से एकदम से छूटे। यहाँ जेंट्स लोग तो ज्यादा थे नहीं, कुछ लोग थे, तो इधर से कुछ लोग गए, इधर से पीछे यतीम खाना की मस्जिद से आए, इधर ये परेड से मस्जिद से आके अचानक से दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया। ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएं कि बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह ठेले पर पत्थर भर कर लाए गए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नमाज खत्म करने के चंद मिनटों के भीतर पत्थर भी जमा हो गए, ठेला भी आ गया और हजारों प्रदर्शनकारी भी जुट गए। जब सवाल हुआ कि ये सब कैसे हुआ, तो सामने आया हिंसा की साजिश वाला एंगल। हयात जफर हाशमी को कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हयात जफर हाशमी के मोबाइल से हिंसा की साजिश वाले सबूत मिले हैं। हयात जफर के मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं और हर ग्रुप में बाजार बंद करने और बवाल मचाने का ब्यौरा है। हिंसा के दिन हर पल का अपडेट ग्रुप में किया जा रहा था। हयात से पूछताछ में सामने आया है कि कानपुर का बिल्डर हाजी वसी फंडिंग कर रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हिंसा की साजिश वाली ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान से भी लिखी जा रही थी। पैगंबर विवाद में 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे।
हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पैगंबर विवाद और हिंसा से जुड़े हैशटैग्स चल रहे हैं और इसी को लेकर डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर ने 60,000 से ज्यादा यूजर्स की पोस्ट और कमेंट्स का विश्लेषण किया है। 60,000 में ज्यादातर अनवेरिफाइड अकाउंट्स थे और 7100 करीब लोग जो थे वो पाकिस्तान के थे। तो ये जो साजिश रची गई, यानी ये जो वासेपुर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी इस पूरी साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई हैं, जिस तरीके की कहा जाए कि एक तरीके से जो एनालिसिस में निकल कर पुलिस के सामने आया है वो ये कि साजिश के तहत व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों को यहां इकट्ठा किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।